Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to see global enterprises और multinational company. In our previous 3 videos, पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरे में हम लोगों ने देखा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और थर्ड वाला में हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा ये 3 वीडियो देख के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चैप्टर से आपको हाफ ईयरली में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आ जाएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जाके देखो। आज हम लोग जो है वो ग्लोबल इंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनी देखेंगे और एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो आउट ऑफ नो वेयर पिछले साल के क्वेश्चन में आया था। तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों ने वो क्वेश्चन का आंसर गलत किया था, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलो देखते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कंपनी, दोनों सेम है। ठीक है, क्या होता है। सो फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ एमएनसी या फिर ग्लोबल इंटरप्राइजेस। दोनों सेम है। ठीक है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनी दोनों सेम है। सो ग्लोबल इंटरप्राइजेस ऑल्सो नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी आर कंपनी दैट ओन or control business activities in more than one country. They usually have their headquarters in one country and operate through subsidiaries, branches, production units and other business arrangement in several countries. सिंपल सा चीज़ है बेटा, कोई दूसरी जगह पे एक कोई दूसरी कंट्री में कंपनी खुला हुआ है और अलग अलग कंट्रीज़ में उसके ब्रांचेस खुले हुए हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि मान लो कि इंडिया का कोई कंपनी है और वो अलग अलग देशों में उसका ब्रांचेस खुला हुआ है, तो उसको ग्लोबल इंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। ठीक है, जो मेन ब्रांच होता है वो हेडक्वार्टर होता है और वो सारे अपने सब्सिडियरीज, ब्रांचेस, प्रोडक्शन यूनिट सबको मैनेज करता है। समझ में आया। तो सिंपल क्या है कि ऐसा कंपनी दैट ओन और कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री, अपनी कंट्री एक खुद की कंट्री में छोड़ के भी अलग अलग कंट्रीज़ में भी ब्रांच खोलता है और उसको भी कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइज या फिर एमएनसीज। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, नेस्ले। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूएस की कंपनी है। ठीक है, टोयोटा जो है वो जापान की कंपनी है, नेस्ले जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो क्या आप इंडिया में नेस्ले नहीं देखते? इंडिया में आपको माइक्रोसॉफ्ट कहीं नहीं दिखेगा या टोयोटा का शोरूम कहीं नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो वो क्या है, दूसरी कंट्री में वो खुला हुआ है और अलग अलग कंट्रीज़ में उसके ब्रांचेस खुले हुए हैं, वो ऑपरेट वहीं से होता है और यहाँ पे भी ये इसका ध्यान रखा जाता है। तो अलग अलग कंट्री में उसके ब्रांचेस रहते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा जगह में उसके ब्रांचेस रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ओके, समझ आया। उसी को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। आगे देखते हैं। सो एमएनसी इज़ अ कंपनी दैट कैरीज ऑन बिजनेस ऑपरेशन इन 2 और मोर कंट्रीज। एमएनसी वैसे कंपनीज को बोलते हैं जिसका ब्रांच 1 या 2 से ज़्यादा कंट्री में खुला हुआ है। ठीक है, चलो फीचर्स ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइज या एमएनसी। फीचर्स क्या है इसके? पहला है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इसमें। एमएनसी जनरली हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत इतने इतने बड़े पैमाने में, इतने बड़े लार्ज वे से ये लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपने बिजनेस को स्पेंड करते हैं, ऑब्वियसली इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा। सो एमएनसी जनरली हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दिस इनेबल देम टू इन्वेस्ट हेविली इन प्रोडक्शन। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे, रिसर्च पे, मार्केटिंग पे, टेक्नोलॉजी पे, एक्सपेंशन पे बहुत खर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एमएनसी कैन स्टैब्लिश a large manufacturing plant in another country because it has substantial फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एमएनसी जो है बड़ी कंपनी होती है, उसके पास बहुत पैसे रहते हैं, वो दूसरे कंट्री में ही फैक्ट्री बना सकती है, इतने उसके पास पैसे रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब दूसरा इंटरनेशनल ऑपरेशंस का मतलब क्या है, देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर स्प्रेड अक्रॉस सेवरल कंट्रीज़। 2 से ज़्यादा कंट्री में क्या होता है, इसके बिजनेस रहते हैं। ठीक है, सो दे मे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन वन कंट्री, कंडक्ट रिसर्च कंडक्ट करते हैं और सेल करते हैं पूरे दुनिया भर में। ठीक है, तीसरा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब होता है जो जहाँ पे इसका ब्रांच है ना, ठीक है, मतलब जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वहीं कंट्रोल करेगा। तो ऑल्दो एमएनसी ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज, एमएनसी जो होता है अपना अपना अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट होता है,
तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी या फिर हेडक्वार्टर। जो पेरेंट कंपनी, जो मेन कंपनी होती है या फिर हेडक्वार्टर जो होता है, वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। लोकल यूनिट्स में हैव सम इंडिपेंडेंस। लोकल में जो है उसमें भी कुछ उसके पास इंडिपेंडेंस हो सकता है, लेकिन मेजर छोटा मोटा डिसीजंस जो है वो खुद से ले सकते हैं, लेकिन जो मेजर पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सेंट्रली, मतलब जो हेडक्वार्टर है वहीं से आए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। सिंपल सा चीज़ है, एमएनसीज जो होती है वो बहुत अप टू डेट रहती है टेक्नोलॉजी से, उनके पास सारी चीज़ों का एक्सपर्ट होता है। चाहे कोई भी वो कंपनी किसी भी चीज़ से डील कर रही हो, ठीक है, वो कंपनी के पास उस चीज़ का एक्सपर्ट आदमी होगा जो उसको उस चीज़ के लिए अच्छा डिसीजन देगा। इससे क्या होगा कि क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों को अच्छा सामान मिलेगा, और कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, जब आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, क्वालिटी इंप्रूव करते हो, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। सबसे पहला है कि ब्रिंग फॉरेन कैपिटल। जब एक कंपनी जो है, मान लो कोई जर्मनी की कंपनी है, वो कंपनी इंडिया में अपना एक ब्रांच खोलती है, तो इंडिया हो गई होस्ट कंपनी। कौन सी कंपनी होगी, होस्ट कंपनी। अब इंडिया का जो पैसा है वो बाहर तो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब एक कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में जाता है तो फॉरेन कैपिटल क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो एमएनसीज एमएनसीज ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री का मतलब समझो कि मैंने सिंपल आपको बताया कि जहाँ जिस जगह पे उस कंपनी का सब्सिडरी खुल रहा है, ठीक है, मतलब आउटलेट खुल रहा है, तो जो जिस जगह पे खुल रहा है वो जगह हो गई होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री में मान लो इंडिया में कोई फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में उसका आउटलेट खुला, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो फॉरेन कंपनी ही पैसा देगी, तो फॉरेन कंपनी का पैसा हमारे कंट्री में आया, इसका मतलब फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आया, होस्ट कंट्री में आया। ठीक है, सो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वो जो कंपनी है दूसरे कंट्री में पैसा लगाती है तो इन्वेस्टमेंट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ता है। दूसरा क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस जगह पे वो कंपनी का आउटलेट खुल रहा है वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि उस जगह में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। फिर तीसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएनसीज कैन इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मेथड, मैनेजरियल स्किल्स इनटू द होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में उस कंट्री का ब्रांच खुला है, ठीक है, अब वहाँ पे जैसा काम होता है वो जो कंपनी है वो कोशिश करती है कि जो होस्ट कंट्री है वो भी वैसा ही मैनेजरियल स्किल्स रखे, प्रोडक्शन मेथड वैसा ही यूज़ हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो, तभी ना अच्छा इंप्रूव होगा क्वालिटी। तो जो होस्ट कंट्री है वो लोग को अच्छा टेक्नोलॉजी मिलता है, मैनेजरियल स्किल्स मिलता है। फोर्थ क्या है, बेटर क्वालिटी products. So competition from MNCs can encourage domestic companies to improve their quality, efficiency and customer services. देखो, एक जगह पे बहुत सारी कंपनीज रहती है, बहुत सारे MNCs रहती है, तो कंपटीशन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो एक क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करता। हर कंपनी कॉम्पिटिटिव वे में क्या करती है, कोशिश करती है कि हम अपना कंपटीशन बढ़ा के रखें। अब कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छा से रखना पड़ेगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, कस्टमर सर्विस अच्छा रखना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। नाउ लेट्स सी डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। सो डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले थ्रेट टू स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल छोटे बिजनेस है, हर जगह पे छोटे छोटे बिजनेस खुले हुए हैं, ठीक है, तो बड़े जो बिजनेस वाले हैं वो तो मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं, तो छोटे वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको कहीं ना कहीं डर रहता है, थ्रेट रहता है। ठीक है, अब क्या थ्रेट रहता है देखते हैं। एमएनसी ऑफन हैव ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग पावर। This can create strong competition for the small domestic business. मान लो एक फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में उसने ब्रांच खोला। अब इंडिया में जहाँ पे वो ब्रांच खुला है, ठीक है, उसके आसपास तो बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन होंगे। अब वो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके पास तो हो सकता है उतना ज़्यादा फाइनेंशियल पावर ना हो सकता है उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी ना हो, मार्केटिंग पावर उतना ना हो ही सकता है रिसोर्सेज बेटर ना हो। तो कहीं ना कहीं जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है और उनके लिए थ्रेट क्रिएट होता है, क्योंकि एमएनसी के पास पावर ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो जो छोटे व्यापारी है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दूसरा है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। सो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज कैन समटाइम्स में
द होस्ट कंपनी मोर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजंस। देखो, जो कंपनी जहाँ से बनी है, ठीक है, वो दूसरे कंट्री में भले ही अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हो, लेकिन डिपेंडेंसी तो उसी अपने हेडक्वार्टर पे ही होना पड़ेगा। वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसे वैसे करना पड़ेगा, उनके फॉरेन करेंसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। एक एक कंट्री में खुला है, ठीक है, दूसरे कंट्री से पैसा आएगा तब हम उस काम को करेंगे, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड, लार्ज कंपनीज में पुट एक्सेसिव प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर और अदर रिसोर्सेज। देखो, जब बड़ी कंपनी होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है, बहुत सारे लेबर्स यूज़ करती है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करती है। तो कभी कभी ना कभी क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसका बहुत गलत यूज़ हो जाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। फोर्थ नंबर है अनफेयर कंपटीशन। बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, एमएनसीज मे हैव एन एडवांटेज ओवर स्मॉलर डोमेस्टिक फर्म। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, वो फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कंपनी खुलती है वहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब जहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी के सामने छोटी छोटी कंपनी, तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाती है। उस केस में क्या होता है, कंपटीशन ये लोग का बहुत कम रहता है। ओके, अब हम लोग चले, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले साल आपके क्वेश्चन में आया था, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों से नहीं बना था। इसी टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। छोटा सा लाइन है बस, ये मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स, ये आपके इसी टॉपिक के आपके बुक में ये छोटा सा लाइन दिया हुआ है, MOFAs, ठीक है। एग्जाम में पूछता है जब, क्योंकि देखो 11th का जो फाइनल एग्जाम होता है वो टफ होता है। क्यों? क्योंकि 12 में अच्छे बच्चे को भेजा जाता है, उस केस में क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है और आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स। सो अ मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स इज ए कंपनी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री इन विच द पेरेंट कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, जब MNC दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी फॉरेन कंपनी का 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स ले, 50% से भी ज़्यादा वोटिंग शेयर्स या कंट्रोलिंग पावर ले लेती है, तो उसको बोलते हैं मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। इसका मतलब फॉरेन की कोई कंपनी का मेजॉरिटी पावर, मेजॉरिटी वोटिंग पावर, मेजॉरिटी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या करती है, एक MNC जब ले लेती है। तो अब बताओ, अगर कोई कंपनी का 50% से ज़्यादा तुम कंट्रोलिंग पावर और इंटरेस्ट ले लोगे, वोटिंग पावर ले लोगे, तो अब जिस भी कंपनी का तुमने कोई जिस भी फॉरेन कंपनी का तुमने पावर लिया है, अब वो फॉरेन कंपनी का जो मैक्सिमम डिसीजंस होगा वो MNC लेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट। चलो फिर से देख लेते हैं। सो अ मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट इज ए कंपनी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री। एक ऐसा है कंपनी है जो फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, इन विच द पेरेंट कंपनी और द मल्टीनेशनल कंपनी, सुनो, पेरेंट कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लेती है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट व्हेन MNC owns more than half of the foreign company's ownership, कोई भी फॉरेन कंपनी का हाफ से ज़्यादा ओनरशिप अगर ले लेती है, तो इसका मतलब इट कैन कंट्रोल द मेजर डिसीजंस ऑफ दैट कंपनी। समझ आया? एक फॉरेन कंपनी है, एक MNC कंपनी है। MNC कंपनी जो है वो उस फॉरेन कंपनी का 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर ले लेती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो डिसीजंस है वो कौन लेता है, वो MNC कंपनी लेती है। उसी को बोलते हैं मेजॉरिटी ओन फॉरेन अफिलिएट्स। ओके, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मेजॉरिटी ओन फॉरेन अफिलिएट्स, ये पूछता है, ठीक है, पिछले बार तो पूछा था, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, मेजॉरिटी ओनरशिप, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि द पेरेंट कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स। दूसरा, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, द पेरेंट कंपनी हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड मेजर बिजनेस डिसीजंस। ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा पावर वो MNC ले लेती है, तो उस केस में क्या होगा, जो पेरेंट कंपनी है मतलब जो MNC है वो क्या करेगी, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट रखेगी। तीसरा, ऑपरेट्स इन अ फॉरेन कंट्री, ये जो ऑपरेट करता है ना MNC, ये फॉरेन कंट्री में होता है। द एफिलिएट इज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेट इन डिफरेंट
कंट्री डिफरेंट फ्रॉम दैट पेरेंट कंपनी। इसका जो ऑपरेट करती है वो फॉरेन में बैठ के करती है। फोर्थ क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इट जनरली हैव इट्स ओन लीगल एंटिटी एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री। उस जिस कंट्री में वो कंपनी खुली हुई है उस कंट्री के हिसाब से ही काम होगा। फिफ्थ क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, financial support. The parent MNC can provide capital technology, managerial skills and technical know-how. इसका मतलब सिंपल है, जिस कंपनी ने एक्वायर किया है 50% ज़्यादा, वो उसको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेगी, मैनेजर स्किल्स में भी हेल्प करेगी और टेक्निकल कुछ अगर होगा तो उसमें भी हेल्प करेगी। ओके, अब आपके बुक में एक और टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। एग्जाम में पूछता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सिंपल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट इन विच द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल के कोई काम करती है, ठीक है, कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट इन विच गवर्नमेंट, that is public sector, and private business work together to provide infrastructure, goods and service to the public. Under PPP, the government and the private sector share responsibilities, resources, skills and benefits regarding to the agreed agreement. उन लोग का एग्रीमेंट बना हुआ रहता है, हम ये काम करेंगे, तुम ये काम करोगे, और मिलके काम करती है। सो एग्जाम्पल क्या है बेटा, जब आप देखते हो रोड बनता है, एयरपोर्ट बनता है, हॉस्पिटल बनता है, तो सरकार पैसा देती है, लेकिन क्या सरकार आके बनाती है? नहीं, वो प्राइवेटली टेंडर निकल के क्या होता है कि दोनों मिलके बनाती है। इसका मतलब PPP रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहता है। सो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाईवेज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, मेट्रोज वगैरह जितने भी हैं वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ग्लोबल पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। बहुत छोटा सा चैप्टर था, जाके पुराना वीडियोस देखो, पिछला वीडियोस देखो, उसमें आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो बाय, टेक केयर।